साथियों, अधिगम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे 1857 की क्रांति। अपनी इस क्लास का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बीएसटीसी के अंदर आने वाले प्रश्नों के अकॉर्डिंग है और उसी के अकॉर्डिंग अपने 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, इस 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे। 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के अगर कारणों की अपने चर्चा करें तो 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जिनके अंदर एक तात्कालिक कारण के रूप में अपने ले सकते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा या अपने कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। दूसरा कारण अपने इसमें लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेजों की जो नीति थी भारत के अंदर, वो नीति थी कि किसी भी प्रकार से जो भारत की देशी रियासतें हैं, उन देशी रियासतों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए और नियंत्रण स्थापित करने के बाद में वहां की जनता का, वहां के शासक का किसी न किसी प्रकार से शोषण किया जा सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने कुछ और कार्यक्रम भी, कुछ नीतियां बनाई, जिनके अंदर और कौन कौन सी नीति है। इनमें से एक नीति के अपने चर्चा कर सकते हैं कि गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति के अलावा आपने इसमें बात करें तो इसके अलावा आपने बात कर सकते हैं इसके अंदर सहायक संधि, सहायक संधि प्रथा, सहायक संधि प्रथा। थोड़ी थोड़ी इनके ऊपर अपने जरूर चर्चा करेंगे। अंग्रेजों का जो आगमन अपने भारत में होता है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1609-10 के आसपास से अंग्रेजों का आगमन भारत के अंदर शुरू हो जाता है और उस आगमन के पश्चात धीरे धीरे उद्योगों की स्थापना, व्यापार करने की इजाजत, और इसके साथ में यह सिस्टम आगे बढ़ता है। आगे धीरे धीरे भारत के बहुत सारे क्षेत्र के अंदर अंग्रेज अपना व्यापार बढ़ाते हैं और आगे चल करके 1757 के अंदर अंग्रेज एक युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध को हम प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। और अंग्रेज सबसे पहले अपने भारत के अंदर बंगाल प्रांत के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। अंग्रेजों की नीति बदलती है और बहुत सारे क्षेत्रों पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। अगले 100 सालों के अंदर भारत का बहुत बड़ा जो भाग था उस पर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब जैसे जैसे अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे, उस नियंत्रण स्थापित करने का ही कारण था कि भारत के अंदर एक पहली क्रांति के रूप में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। ये प्रमुख कारण है। इन कारणों के अंदर अपने बात करें तो पहली जो नीति रही अंग्रेजों की, उसमें अपने सहायक संधि की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के साथ मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया और मित्रता स्थापित करने के साथ कुछ उन्होंने जो देशी रियासत के शासक थे उनके साथ इस प्रकार की संधियां की ताकि जो राजा है वो राजा किसी दूसरे राजा के साथ अंग्रेजों से बिना पूछे किसी भी प्रकार का कोई भी जो राजनीतिक समझौता है या कोई पारिवारिक समझौता है वो नहीं कर सकता।
इसके अलावा दूसरी जो नीति थी अंग्रेजों की, गोद निषेध नीति के रूप में जिसे अपने जानते हैं, इसके अंदर ये बताया गया था, इस प्रकार की कुछ नियम शर्तें थी इसके अंदर कि जिसके अंतर्गत कोई भी देशी रियासत का राजा जिसके अपने संतान नहीं है तो वो किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, और जैसे ही उस राजा की मृत्यु होगी, उस राजा की मृत्यु के बाद में उसका राज्य था वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाएगा। ऐसे कुछ घटनाएं भारत के अंदर घटित होने लगी। अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं इसलिए, और बीएसटीसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं इसलिए, बाकी चीजों का हम ज्यादा ध्यान, उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। जो अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा जा सकता है, हम उतनी ही चीजों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब गोद निषेध नीति के अंतर्गत अगर राजा की मृत्यु हो गई और राजा के संतान नहीं है तो उस राज्य के ऊपर किसका अधिकार हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजस्थान के राजा थे उन पर इतना नियंत्रण स्थापित कर लिया कि धीरे धीरे किसी भी राज्य के अंदर जो छोटा से छोटा मामला होता था, उस छोटे से छोटे मामले के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे जो भारत की जनता थी वो जागरूक हो रही थी, और जनता के जागरूक होने के साथ साथ एक क्रांति की शुरुआत होती है, जिसका तात्कालिक कारण बनता है चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस का कारण क्या था कि इस समय अंग्रेजों के द्वारा एक नई राइफल का उपयोग शुरू हुआ था, जिसके अंदर जो कारतूस डलता था उसे मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके बारे में यह चर्चा चल रही थी कि ये जो कारतूस होता है, इस कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी का क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण भारत के हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के सैनिक थे, उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। और ये हम ऐसे कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बनता है। तो ये कुछ कारण है, इन कारणों के अंदर से हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे। तो ये कारण आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद में आगे अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इस समय राजस्थान के अंदर कितनी छावनियां थी, और इस समय जो अंग्रेजों की सरकार थी उस सरकार के अंदर किस पद के ऊपर कौन व्यक्ति कार्यरत था, उनकी भी अपने बात करते हैं। नोट कर लिया होगा ये, आगे अपने चलते हैं। इसके बाद क्रांति के समय प्रमुख नियुक्तियां, क्रांति के समय प्रमुख नियुक्तियां। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी, तो इस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी का नाम था विक्टोरिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉर्मस्टन। लॉर्ड पॉर्मस्टन यहाँ के अपने ऐसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल के रूप में जो भारत के थे उनका नाम मिलता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस समय हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। क्रांति की योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी, और क्रांति की योजना जब पहले बनाई गई तो इस क्रांति के अंदर क्रांति कब होगी इसकी एक तारीख निश्चित की गई। तो लिखेंगे हम क्रांति की पूर्व निश्चित तारीख, क्रांति की पूर्व निश्चित तारीख। क्रांति की पूर्व निश्चित तारीख। तो पूर्व निश्चित तारीख जो निर्धारित की गई थी वो तारीख मिलती है 31 मई 1857। 31
मई 1857 जो तारीख थी वो इस क्रांति की निर्धारित की गई थी। लेकिन इसके बारे में अपने थोड़ी और चर्चा करें तो वो चर्चा हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भारत के अंदर क्रांतिकारी थे, जो युवा नेता थे, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो उनसे सब्र नहीं होता है और क्रांति की शुरुआत इससे पहले ही अपने भारत के अंदर हो जाती है। लेकिन हमें भारत के बारे में ध्यान न दे करके हमें जो ध्यान देना है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर क्या घटनाक्रम रहा 1857 की क्रांति का, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अब अगली बात हम जो इसमें करेंगे वो हम ये भी बात थोड़ी ध्यान रख लेंगे कि इस क्रांति की जो योजना है, क्रांति की योजना, इस क्रांति की योजना किसने बनाई? क्रांति की योजना किसने बनाई? तो क्रांति की योजना लंदन के अंदर अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू के द्वारा बनाई गई थी। लंदन में अजीमुल्ला खां व रंगोजी बापू के द्वारा बनाई गई। इतना नोट कीजिए। महारानी विक्टोरिया थी, प्रधानमंत्री लॉर्ड कॉर्नस्टन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इस क्रांति की जो तारीख निश्चित की गई थी वो तारीख थी 31 मई 1857। इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में, इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो निर्धारित किया गया था, प्रतीक चिन्ह के रूप में हम यहां पर नोट करेंगे रोटी और कमल का जो निशान है वो यहां पर निर्धारित किया गया था। रोटी व कमल, रोटी व कमल को यहां पर निर्धारित किया गया था। एक ये बात हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो अब क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से होती है, थोड़ी वो भी हम बात है वो ध्यान में रखेंगे कि जो क्रांति की शुरुआत होती है, क्रांति की जो पहली घटना होती है वो 29 मार्च 1857 के दिन होती है। भारत के अंदर जो क्रांति की पहली घटना होती है वो कब होती है? 29 मार्च 1857 के दिन। 29 मार्च 1857 के दिन क्रांति की जो पहली घटना है वो घटना होती है। बैरकपुर छावनी बंगाल के अंदर होती है। घटना के अंदर जो मुख्य व्यक्तित्व की भूमिका होती है वो व्यक्ति होता है मंगल पांडे। कौन सी छावनी थी? बैरकपुर। व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे। ये हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर 1857 की क्रांति की पहली घटना मानी जाती है। इस दिन मंगल पांडे जो चर्बी वाले कारतूस है उनके प्रयोग से इनकार कर देते हैं। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से क्या कर देते हैं? मंगल पांडे इनकार कर देते हैं और अंग्रेजों के दो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। उन अधिकारियों का जो हमें नाम मिलता है वो नाम मिलता है हमें लेफ्टिनेंट बाग व कर्नल ह्यूसन। मंगल पांडे दो व्यक्तियों की हत्या कर देते हैं, एक तो है लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था कर्नल ह्यूसन। देखो ये बात हमें याद करनी ज्यादा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हमें राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति पढ़नी है, इसलिए सिर्फ मैं बड़ी बड़ी बात यहां पे आपको बता रहा हूं। बड़ी बड़ी बात यह है कि भारत में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे के द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार किया गया था और मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग व कर्नल ह्यूसन की हत्या कर दी जाती है। अब अपने जो बात करेंगे कि मेरठ के अंदर जो क्रांति होती है, मेरठ छावनी के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। मेरठ छावनी के अंदर ये थोड़ा सा हमें नोट करना है, उसके बाद में हम राजस्थान की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मेरठ की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण थी।
मेरठ में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 के दिन होती है। 10 मई 1857 के दिन इस क्रांति की शुरुआत होती है। दस मई 1857 को जब मेरठ के अंदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है, तो इस क्रांति की जो सूचना है वो सूचना हमें 29 मई 1857 को 29 मई 1857 को राजस्थान के अंदर पहुंचती है। तो एक बात हम जो यहां पर नोट करेंगे वो ये नोट करेंगे, मेरठ में क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को राजस्थान के अंदर इस समय जो प्रमुख अपने अधिकारी के रूप में बात करें तो हमें नाम मिलता है पैट्रिक लॉरेंस का। पैट्रिक लॉरेंस को यह सूचना मिलती है। मेरठ में क्रांति की सूचना 29 मई 1857 को राजस्थान में पैट्रिक लॉरेंस को प्राप्त हुई। पैट्रिक लॉरेंस को प्राप्त हुई। जैसे ये सूचना अंग्रेज अधिकारी पैट्रिक लॉरेंस को मिलती है, पैट्रिक लॉरेंस सभी रियासतों के जो राजा है वहां के जो अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी है, उन अंग्रेज अधिकारियों के साथ उनको सूचना भेजी जाती है कि राजस्थान के अंदर भी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। राजस्थान के अंदर भी क्रांति की शुरुआत है वो हो सकती है। इसलिए राजस्थान के सभी राजाओं को, सभी अंग्रेज अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अगर कोई ऐसी घटना हो तो उससे क्या है, निपटा जाए। अब इस समय राजस्थान के अंदर क्या स्थितियां थोड़ी सी उनकी अपने बात कर लेते हैं। इस समय राजस्थान के अंदर इस क्रांति के दौरान राजस्थान के अंदर सैनिक छावनियों की बात करें तो राजस्थान के इस समय अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। तो लिखेंगे हम 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी, कहां थी, अभी अपने नोट करेंगे। तो हम जो बात नोट करने वाले हैं, एक तरफ लिखेंगे हम छावनी, एक तरफ जो हम नोट करेंगे वो नोट करेंगे हमें छावनी। कौन सी छावनी थी और कौन सी छावनी किस स्थान पर थी, इनकी हम बात करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे सैनिक छावनी। तो सबसे पहले एक सैनिक छावनी की बात करेंगे हम, नसीराबाद। एक सैनिक छावनी का नाम है नसीराबाद। दूसरी सैनिक छावनी का नाम है देवली। दूसरी सैनिक छावनी का नाम है देवली। तीसरी सैनिक छावनी का नाम नोट करेंगे एरीनपुरा। एरीनपुरा। चौथी सैनिक छावनी की बात हम करेंगे नीमच। पांचवी सैनिक छावनी का हम नाम नोट करेंगे खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। और 6 नंबर पे ब्यावर। 6 नंबर पे हम बात करेंगे ब्यावर की। अब
इन जो अपने छावनियां हैं, इन छावनियों के अंदर हमें एक एक बात और ध्यान में रखनी है। वो क्या बात ध्यान में रखनी है कि इनमें से सिर्फ एक नीमच वाली छावनी ऐसी थी जो वर्तमान के अंदर राजस्थान में नहीं है। नीमच वाली छावनी कहां है? नीमच वाली छावनी वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश जिले में। बाकी जो छावनियां हैं वो सारी की सारी छावनियां अपनी कौन से जिले में है? राजस्थान के अंदर है। बाकी सारी छावनियां कौन से जिले में है? सॉरी, किस राज्य के अंदर है? तो राजस्थान के अंदर है। अब ये जो छावनियां थी, इन छावनियों के अंदर अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सी जो बटालियन थी वो तैनात थी, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन बटालियनों का हम नाम नोट करने वाले हैं। महत्वपूर्ण जो बटालियन है उनका नाम लिख लेंगे। सबसे पहले हम जो इसमें बात करेंगे वो नसीराबाद की करेंगे। नसीराबाद छावनी के अंदर जो सैनिक बटालियन थी, जो सैनिक टुकड़ी थी, उसका नाम था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी छावनी की अपने बात करें, दूसरी छावनी का नाम है देवली। देवली छावनी के अंदर जो बटालियन थी उसका नाम था कोटा कंटिंजेंट। कोटा कंटिंजेंट। तीसरी छावनी है एरिनपुरा। एरिनपुरा के अंदर जो बटालियन थी उस बटालियन का नाम था जोधपुर लीजियन। तो तीसरी के अंदर आप लिख दीजिए जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। चौथी बटालियन की अपने बात करें, चौथी छावनी है नीमच। नीमच के अंदर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। खेरवाड़ा अगली छावनी। खेरवाड़ा के अंदर जो बटालियन है उसका नाम था मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर। और अंतिम छावनी अपने बात करें ब्यावर की, तो ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट थी यहां पर? मेरवाड़ा रेजिमेंट। मेरवाड़ा रेजिमेंट। ये यहां पर क्या हो गई? प्रमुख बटालियन बोल दीजिए या सैनिक टुकड़ी बोल दीजिए कि कौन सी सैनिक टुकड़ी कहां पर थी। एक ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है भाई, ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे। नोट कीजिए इसे। नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए आगे। अब आगे जो हमें बात करनी है, मैं आपको सिर्फ उन महत्वपूर्ण तथ्यों से ही अवगत कराऊंगा जो हमारे बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो अगली बात हम करने वाले हैं वो बात करेंगे इसके अंदर कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंदर राज्य तो राजस्थान में खूब थे, देशी रियासतें खूब थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो रियासतें हैं उन रियासतों का नाम हम नोट करेंगे। वहां का शासक कौन था एक उनके बारे में नोट करेंगे, और उस समय वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था उनकी हम बात करने वाले हैं। पॉलिटिकल
एजेंट। सबसे पहले हम जिस रियासत की बात करेंगे वो रियासत है जयपुर। सबसे पहले हम जयपुर रियासत की बात करने वाले हैं भाई। और जयपुर रियासत के इस समय जो राजा थे, राजा का नाम था सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड। और इस दौरान यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम था कर्नल ईडन। यहां का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। पॉलिटिकल एजेंट का नाम लिख दीजिए कर्नल ईडन। अगली बात जो हम करने वाले हैं, अगली बात हम नोट करेंगे जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत का शासक था तख्त सिंह। जोधपुर राज्य का शासक था तख्त सिंह। और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट का आप नाम लिख दीजिए मैक मोशन। मैक मोशन। मैक मोशन यहां का पॉलिटिकल एजेंट था भाई। अगली जो बात हम करने वाले हैं 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आप लिख दीजिए उदयपुर रियासत। और उदयपुर रियासत का इस समय जो शासक था, उस शासक का नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। और इस दौरान यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उस पॉलिटिकल एजेंट का जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है सावर्स। पॉलिटिकल एजेंट्स का नाम था सावर्स। आगे बात करेंगे इसके बाद 4 नंबर पे हम कोटा की। 4 नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? कोटा की बात करेंगे। कोटा के राजा थे महाराव राम सिंह सेकंड। महाराव राम सिंह सेकंड। और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। कोटा के बाद अगली रियासत हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सिरोही रियासत। अगली रियासत कौन सी है? सिरोही रियासत। अगली बात करेंगे सिरोही रियासत की। सिरोही रियासत का इस समय जो शासक था उनका नाम था उम्मेद सिंह। कुछ किताबों में नाम है वो शिव सिंह भी मिलता है, कुछ किताबों में नाम शिव सिंह मिलता है, लेकिन जहां तक सही की बात करें तो वहां उम्मेद सिंह जो नाम है वो सही रहेगा। और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था जेडी होल। जेडी होल यहां के पॉलिटिकल एजेंट थे। छठी रियासत के रूप में हम बात करेंगे भरतपुर रियासत की। छठी रियासत कौन सी पढ़ेंगे हमें? भरतपुर। भरतपुर के राजा थे जसवंत सिंह। भरतपुर के राजा जसवंत सिंह थे। और यहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम मिलता है मोरिसन। मोरिसन। मोरिसन यहां के पॉलिटिकल एजेंट थे भाई। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह हैं और यहां के पॉलिटिकल एजेंट थे मोरिसन। अंतिम जो रियासत के बारे में हम पढ़ेंगे वो रियासत है प्रतापगढ़। अंतिम रियासत जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के राजा थे दलपत सिंह। दलपत सिंह। और यहां के पॉलिटिकल एजेंट का जो नाम मिलता है वो मिलता है कर्नल रोक। कर्नल रोक। ये इतनी बातें बीएसटीसी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इन बातों को हम सभी याद करेंगे, अच्छे प्रकार से इनको याद करना है हमें। इनमें से किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है, जो हमने बात नोट की है, वो पूछा जा सकता है।
अब इसके साथ में एक बात और बताऊं आपको, वो बात ये है कि अंग्रेजों की राजस्थान के अंदर राजधानी अजमेर होती थी। अंग्रेजों की राजस्थान में, या मैं कहूं कि अंग्रेजों की राजधानी राजस्थान के अंदर क्या थी, अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी राजस्थान के अंदर, या कहें इनका जो मुख्यालय ये अजमेर होता था। मुख्यालय कौन सा था इनका, अजमेर। लेकिन अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी, मई का महीना चल रहा था, गर्मी का टाइम था, इसलिए अंग्रेज ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में माउंट आबू रहते थे। यानी कि इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होती थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बोल दीजिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इनका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कौन सा होता था, माउंट आबू होता था। इसलिए राजस्थान का जो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी था, जिसका नाम हम पैट्रिक लॉरेंस पढ़ते हैं, पैट्रिक लॉरेंस इस टाइम माउंट आबू के अंदर था। पैट्रिक लॉरेंस इस टाइम कहां था, माउंट आबू के अंदर था। और राजस्थान का जो प्रशासन है वो माउंट आबू के द्वारा संचालित किया जा रहा था। अब जैसे ही अपने जो बात पढ़ी पीछे कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्रांति की एक प्रकार से शुरुआत की। उसके बाद में मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। उसकी सूचना 19 मई को राजस्थान में पहुंची। राजस्थान के राजाओं को सूचित किया गया, वहां के पॉलिटिकल एजेंट को सूचित किया गया, लेकिन राजस्थान क्रांति से वंचित नहीं रहा और राजस्थान में भी धीरे धीरे क्रांति की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब जो बात हम पढ़ने वाले हैं वो हम वही पढ़ेंगे कि राजस्थान में कहां कहां किस किस प्रकार से क्रांति की शुरुआत हुई। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, जितना हमारे लिए उपयोगी है। ऐसे इस टॉपिक को भले आप ऐसे है कि 10 दिन भी चलाएं तो भी ये चल सकता है, लेकिन हमें इस टॉपिक को जो पढ़ने का जो उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि बीएसटीसी में आने वाला जो प्रश्न है वो हमारा सही होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग पेपर के दिनों को ध्यान में रखते हुए, अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो अब हम जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के मुख्य स्थल। राजस्थान में 1857 की क्रांति के मुख्य स्थल। तो अगर देखो यहां से जो प्रश्न बन सकता है हमारे लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनेगा कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से थी। तो हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम पहला स्थान पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नसीराबाद में, नसीराबाद में क्रांति। सबसे पहले हम कहां क्रांति पढ़ने वाले हैं, नसीराबाद में क्रांति। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो शुरुआत नसीराबाद से मानी जाती है। भाई कहां से मानी जाती है, तो नसीराबाद से मानी जाती है। कब हुई शुरुआत, तो 28 मई 1857 को। कब हुई शुरुआत, तो 28 मई 1857 को इस क्रांति की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। अब अगली जो बात हम करने वाले हैं कि यहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी, यहां पर सैनिक टुकड़ियां कौन सी थी। तो हम नोट कर देंगे सैनिक टुकड़ियां। सैनिक टुकड़ियों के अंदर हम नाम नोट करने वाले हैं 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव
इन्फेंट्री। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी यहां पर। भारतीय तोप खाना था यहां पर, भारतीय तोप खाना था यहां पर। और इस तोप खाने के अलावा यहां पर फर्स्ट बंबई लांसर्स एक सैनिक टुकड़ी और थी, उसका नाम क्या था? फर्स्ट बंबई लांसर्स, ये यहां की एक टुकड़ी और थी। अब देखो, जब यहां पर क्रांति की शुरुआत होती है तो इस क्रांति की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति, इस क्रांति का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है यहां पर, उस व्यक्ति का नाम था बख्तावर सिंह। तो इस स्थान पर जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्वकर्ता के रूप में आप नाम लिख दीजिए बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। और इसी दौरान इस क्रांति का, इस छावनी का जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, इस छावनी का जो अंग्रेज अधिकारी था, उसका जो नाम मिलता है वो नाम हमें मिलता है प्रिचार्ड। नाम क्या मिलता है हमें? प्रिचार्ड नाम मिलता है। तो देख लो यहां से प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहां हुई? तो हम कह सकते हैं कि नसीराबाद के अंदर होती है। सैनिक टुकड़ी कौन सी है? तो 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाना, फर्स्ट बंबई लांसर्स, नेतृत्वकर्ता क्रांति का बख्तावर सिंह, और इस छावनी का अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रिचार्ड था। इस प्रकार से यहां पर क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। और इस क्रांति के अंदर क्या है, मेन जो बात मैं आपको बताऊं वो बात यह है कि जो 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ये क्रांति करती है, भारतीय तोपखाने पर ये अधिकार कर लेती है। लेकिन ये जो बंबई वाली जो बटालियन थी यहां पर, ये बंबई वाली बटालियन है, ये क्रांतिकारियों का साथ न देकर के अंग्रेजों का साथ देती है। किसका साथ देती है ये बटालियन? अंग्रेजों का साथ देती है, या अंग्रेजों का साथ दिया। कौन सी बटालियन ने दिया नसीराबाद में? बंबई बटालियन ने। ये बात हम यहां पर ध्यान में रखेंगे। अब कहानी क्या है, किस प्रकार से कहानी है? तो कहते हैं कि जब क्रांति की सूचना मिल जाती है तो नसीराबाद के अंदर ये जो अपने 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इनसे हथियार छीनने का प्रयास किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो बख्तावर सिंह इस पूरी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा भी हम तो आपके सैनिक हैं, आप हम लोगों से हथियार क्यों ले रहे हो? आप हम पे संदेह कर रहे हो? तो अंग्रेजों ने जो कहा, वो अंग्रेजों ने कहा कि हम तो बस ऐसे ही ले रहे हैं हथियार। तो बख्तावर सिंह ने कह दिया भी हथियार आप हमसे ले रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम विद्रोही हैं। तो इस बात का क्या प्रिचार्ड सही प्रकार से जवाब नहीं दे पाया, और जवाब नहीं दे पाया, और उसके बाद में जो यहाँ के सैनिक थे उन्होंने क्रांति कर दी। अब यहां से जो और कोई प्रश्न हमसे पूछा जाए तो वो ये प्रश्न हो सकता है कि बख्तावर सिंह का एक कथन है, भी वो कथन क्या है, या वो कथन देकर के हमसे पूछ ले कि ये कथन किसने कहा। तो एक कथन हम जरूर नोट कर देंगे, इसके अंदर ज्यादा बातें नोट न करके हम जो कथन नोट करने वाले हैं वो है बख्तावर सिंह का कथन है। बख्तावर सिंह का कथन किस टाइम का कथन है? जब प्रिचार्ड इन बटालियनों से क्या हथियार छीन रहे थे, हथियार है वो वापिस ले रहे थे, जब्त किए जा रहे थे हथियार। तब बख्तावर सिंह ने कहा था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम विद्रोही हैं?
भाई अंग्रेजों को तो विद्रोही लग रहे थे, तभी तो हथियार छीन रहे थे, जब्त कर रहे थे। अगर विद्रोही नहीं लगते तो हथियार थोड़ी लेते। तो इस बात का क्या प्रिचार्ड सही प्रकार से जवाब नहीं दे पाया और यहाँ पर क्रांति की क्या होगी, शुरुआत होगी। अब जब यहाँ पे क्रांति हुई तो प्रिचार्ड वगैरह जो भी अंग्रेज अधिकारी थे उन सारों को ये सावनी छोड़ करके भागना पड़ा। और भागने के बाद में कहते हैं प्रिचार्ड ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। और बाद में प्रिचार्ड, एक पुस्तक है म्यूनिटी इन राजस्थान, उस पुस्तक के अंदर प्रिचार्ड कहता है कि जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने नसीराबाद के अंदर क्रांति की थी, ये क्रांतिकारी क्या है, यहाँ पे क्रांति करने के बाद में दिल्ली की ओर चले जाते हैं भरतपुर होते हुए। तो प्रिचार्ड कहता है कि अगर ये क्रांतिकारी दिल्ली जाने की बजाय अगर अजमेर आ जाते ना, तो अजमेर के अंदर अंग्रेजों का बहुत ज्यादा हथियार वगैरह रखे हुए थे, उनको अगर लूट लेते तो राजस्थान के अंदर क्रांति का स्वरूप कुछ अलग होता। ऐसी बात प्रिचार्ड कहता है। लेकिन हमें इतनी बात जो हमने लिख रखी है उन बातों को ही ध्यान में रखना है। अब एक बात यह है कि ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी जब नसीराबाद से निकले तो नसीराबाद के बाद ये भरतपुर पहुंचे, भरतपुर के बाद में ये दिल्ली गए। तो अगली जो क्रांति होती है वो क्रांति भरतपुर के अंदर होती है। अगली क्रांति कहां होती है, भरतपुर के अंदर। तो दूसरी क्रांति हम जो नोट करने वाले हैं वो नोट करने वाले हैं भरतपुर में। तो लिखिए भरतपुर में क्रांति, भरतपुर में क्रांति। भरतपुर के अंदर क्रांति के अंदर लिख दीजिए जो तारीख थी, वो तारीख थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 के दिन हम कह सकते हैं कि कहां पर क्रांति हो गई, तो भरतपुर के अंदर क्रांति हो गई। भरतपुर में क्रांति हुई। यहां का राजा जसवंत सिंह था। शासक कौन था यहां का, तो शासक का नाम मिलता है जसवंत सिंह। लेकिन जसवंत सिंह अभी नाबालिग था, बच्चा था, इसलिए यहां का जो प्रशासक था वो प्रशासक था मॉरिसन। यहां का प्रशासक कौन था, यहां का प्रशासक जो यहां का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम क्या था, मॉरिसन। मॉरिसन यहां का प्रशासन संभाल रहे थे, मॉरिसन यहां का प्रशासन देख रहे थे भाई। अब यहां जो क्रांति होती है, यहां क्रांति के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गुर्जर और मेवों की। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, गुर्जर और मेव जाति की क्या रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो लिखेंगे यहां क्रांति में गुर्जर व मेव जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और कहते हैं कि गुर्जर और मेवों से, इनके आक्रमण से, इनकी क्रांति के कारण क्या मॉरिसन है वो घबरा जाता है और मॉरिसन यहां से भागकर आगरा दुर्ग के अंदर शरण लेता है। तो एक बात मैं और लिखवा देता हूं कि इस क्रांति के दौरान मॉरिसन ने आगरा दुर्ग में शरण ली। आगरा दुर्ग में शरण ली। तो भरतपुर में क्रांति 31 मई 1857 को। शासक जसवंत सिंह जो अल्पायु का था, प्रशासक यहां का जो संभाल रहा था, जो यहां का पॉलिटिकल एजेंट था, नाम मॉरिसन था। गुर्जर और मेव जाति ने महत्वपूर्ण क्रांति की यहां पर। और जब यहां पर बड़े स्तर पर क्रांति हुई तब मॉरिसन भरतपुर छोड़ करके आगरा की ओर चला गया और आगरा में जाकर के इसने शरण ली गई। तो यह दूसरा स्थान था।
राजस्थान में क्रांति का। अब तीसरे स्थान की बात करेंगे, नीमच के अंदर जो क्रांति हुई। तीसरा जो स्थान पढ़ने वाले हैं हम, वो स्थान है नीमच में क्रांति। नीमच में क्रांति। तो नीमच में क्रांति कब हुई? तो नीमच के अंदर जो क्रांति हुई वो हुई 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को क्रांति हुई। नीमच कौन से राज्य में पड़ता है? तो वर्तमान में नीमच छावनी कौन से राज्य के अंदर पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। मध्य प्रदेश में ये छावनी स्थित है। तो देखो यहां का जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, तो अंग्रेज अधिकारी के रूप में जो हमें नाम नोट करने हैं, उसमें हम एक तो नाम नोट करेंगे कर्नल एबोट का। किसका नाम नोट करेंगे? कर्नल एबोट। और वैसे ये जो छावनी थी, ये छावनी जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, उस सावर्स के अधीन आती थी। तो उसकी देखरेख में ये छावनी चल रही थी। अब जैसे जैसे भारत में क्रांति हो रही थी, वैसे वैसे यहां के क्रांतिकारी जो सैनिक थे, उनका भी माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। क्योंकि कोई छोटी मोटी घटना होती है तो उसकी सूचना मिल जाती है। अब नसीराबाद के अंदर जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति की सूचना यहां पे पहुंची थी 2 तारीख को। कितनी जून को पहुंची थी? 2 जून को। अब यहां के अंग्रेज भी अपने ऐसे कह सकते हैं कि तैयारी कर रहे थे कि कहीं यहां क्रांति न हो जाए। इसलिए इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया? नीमच छावनी के अंग्रेज अधिकारियों ने प्रोग्राम बनाया कि यहां पर जितने भी क्रांतिकारी, क्रांतिकारी तो नहीं कह सकते, कि जो सैनिक है छावनी के अंदर, उन सैनिकों को एक शपथ दिलाई कि आप स्वामी भक्ति की शपथ लो भी। आपको, आपका स्वामी कौन है? आपके स्वामी तो अंग्रेज है, आपको वेतन वो दे रहे सैनिकों के स्वामी। तो आप स्वामी भक्ति की शपथ लो कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति नहीं करोगे। तब यहां पर कुछ क्रांतिकारी है जो नेतृत्व करता है इस क्रांति के। उनमें एक नाम आता है मोहम्मद अली बेग और दूसरा नाम आता है हीरा सिंह। यहां के अंदर, इस क्रांति के अंदर नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के अंदर 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक तो मोहम्मद अली बेग और दूसरे का नाम आता है हीरा सिंह। जब ये बात अंग्रेजों ने बोली कि आप स्वामी भक्ति की शपथ लो, तभी ये मोहम्मद अली बेग बोलता है कि हम स्वामी भक्ति की शपथ क्यों लें भाई? आपने भी तो बहुत सारी बातें ऐसी बोली है, अंग्रेजों ने भी तो बहुत सारी शपथें ली है कि हम किसी का राज्य नहीं हड़पेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करोगे, लेकिन आपने अपनी शपथ को माना ही नहीं। तो हम भी ऐसी शपथ को मानने के लिए बाध्य नहीं। मोहम्मद अली बेग ये बात बोलता है अंग्रेजों को, और उसके बाद में यहां पर क्या हो जाती है? क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो यहां से जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो ये कि क्रांति की शुरुआत कब हुई नीमच के अंदर? तो 3 जून 1857 को। अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल एबोट था। नेतृत्वकर्ता यहां पर क्रांति के मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह थे। अब यहां पर जो हमें कथन नोट करना है, वो कथन आप नोट कर दीजिए। लिखिए यहां पर, जब कर्नल एबोट ने, जब कर्नल एबोट ने छावनी के सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई, तो मोहम्मद अली बेग ने एबोट से कहा कि
अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया, शपथ का पालन नहीं किया, तो हम भी ऐसी शपथ का पालन करने के लिए शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। और इसके बाद में कहते हैं यहां पर क्रांति की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। जब यहां पर क्रांति की शुरुआत हो गई तो अंग्रेज यहां से भागे, भागना पड़ा उनको, तुरंत प्रभाव से अंग्रेजों को, अंग्रेजों के परिवारों को भागना पड़ा। 40 अंग्रेज परिवार से ज्यादा यहां से अंग्रेज भागे। जब यहां से अंग्रेज भागे तो इन क्रांतिकारियों ने इस छावनी को लूटने के बाद उन अंग्रेजों का पीछा किया। तो अब अंग्रेजों का पीछा किया, अंग्रेज एक गांव के अंदर पहुंचे, उस गांव का नाम था डूंगला गांव। उस डूंगला गांव के अंदर एक किसान का घर था, रुगाराम। उस रुगाराम किसान के घर पे अंग्रेजों ने शरण ली और डूंगला गांव तक पीछा करते करते कौन पहुंच गए, ये क्रांतिकारी पहुंच गए। इतने में वहां उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, वो पॉलिटिकल एजेंट अपनी सेना लेकर के आता है और अंग्रेज परिवारों को यहां से उदयपुर ले जाता है। और उदयपुर के अंदर उन अंग्रेजों को क्या दी जाती है, शरण दी जाती है। तो एक प्रश्न यहां से कई बार पूछ लिया जाता है, उसके बारे में अपने थोड़ी सी बात नोट कर लेंगे। लिखेंगे अपने ज्यादा डिटेल में नहीं लिख करके थोड़ा हिसाब से लिखेंगे भी, हमारा प्रश्न भी सही हो जाए और हमारे समझ में भी आ जाए। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों ने डूंगला गांव में रुगाराम किसान के घर शरण ली। रुगाराम किसान के घर शरण ली। बाद में इन्हें उदयपुर के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने, बाद में इन्हें उदयपुर के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने उदयपुर की पिछोला झील में स्थित, पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में ठहराया। तो एक ये बात हम थोड़ी सी ध्यान में रख लेंगे, यहां से कोई प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। अब जो अगली बात हमें पढ़नी है वो पढ़नी है अगली क्रांति, देवली या टोंक की क्रांति। देवली या टोंक की क्रांति, ये जो हमने लिखा है उसे आप नोट कीजिए।
अगली क्रांति पढ़ेंगे टोंक व देवली छावनी में क्रांति। टोंक व देवली छावनी में क्रांति की बात करें तो तारीख हम लिखेंगे। टोंक के अंदर क्रांति तो होती है 10 जून को। टोंक में क्रांति कब होती है? 10 जून 1857 को होती है। और देवली छावनी के अंदर जो क्रांति होती है वो क्रांति होती है 5 जून को। देवली छावनी में जो क्रांति होती है वो 5 जून को होती है भाई। एक तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहां का इस टाइम जो राजा था, शासक था, उस शासक का नाम था वजीरुद्दौला। और यहां जो क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता के अंदर जो हमें नाम ध्यान रखने हैं वो यहां पर नाम हमें ध्यान में रखने हैं मीर आलम और नासिर मोहम्मद। मीर आलम व नासिर मोहम्मद। नासिर मोहम्मद। अब यहां जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ज्यादा बात ध्यान में न रख करके, एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहां क्रांति हुई कब, क्रांति के समय यहां का राजा कौन था, क्रांति का नेतृत्व किसने किया। और एक मोस्ट जो बात यहां से निकल करके आती है कि यहां की प्रजा ने, यानी कि कहां की प्रजा ने, टोंक की प्रजा ने, यहां की प्रजा ने, यहां की जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्रांतिकारियों का साथ दिया। और जब यहां टोंक के अंदर क्रांति होगी, देवली छावनी के अंदर जब क्रांति हो गई, तो यहां के जो क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी टोंक से जफर के, जो अपने इस क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे थे, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, उनके पास में ये पहुंचते हैं। 600 सैनिक, 600 क्रांतिकारी यहां से कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। लिख देंगे टोंक से 600 क्रांतिकारी मुगल बादशाह की सेवा में दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे। ये सारी बातें टोंक की दृष्टि से, टोंक के अंदर, देवली के अंदर जो क्रांति हुई उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगली जो क्रांति है, अगली क्रांति की हम बात करेंगे। अजमेर नगर के अंदर एक छोटी सी क्रांति होती है, ज्यादा वो क्रांति सफल नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी जो छुटमुट घटनाएं होती है, कब हुई, कौन यहां से भागे, किन लोगों ने उस क्रांति को शांत किया, ऐसी जो 2-4 बातें वो हम यहां पर जरूर नोट कर लेंगे। तो अगली क्रांति की हेडिंग लगा दीजिए आप। अगली क्रांति की हेडिंग लगाइए अजमेर नगर की क्रांति। अजमेर नगर की क्रांति। अजमेर नगर की क्रांति के अंदर आप लिखिए, ये जो क्रांति है ये 9 अगस्त 1857 को हुई। 9 अगस्त 1857 को ये क्रांति हुई।
इस टाइम इस अजमेर का जो प्रशासक था, जो अजमेर को नियंत्रण में करता था, उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन। हुआ क्या था यहां पर, यहां जो घटना हुई थी वो घटना इस प्रकार से थी कि इस यहां पर जो जेल थी, उस जेल से 50 क्रांतिकारी भाग गए थे। कितने क्रांतिकारी भाग गए थे यहां की जेल से? 50 क्रांतिकारी भाग गए थे। और थोड़ी देर बाद में कहते हैं कि उन क्रांतिकारियों में से कुछ को पकड़ लिया गया, कुछ को मार दिया गया, और उसके बाद में यहां पर जो क्रांति है वो 1-2 दिन में क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ज्यादा कोई बात इसमें है नहीं, फिर भी जो इसमें बात नोट करनी है वो मैं लिखवा देता हूं कि अजमेर जेल से 50 क्रांतिकारी जेल तोड़कर भाग गए, लेकिन कुछ समय बाद ही शांति व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी गई। पुनः स्थापित कर दी गई। एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी जो बात हमें यहां पर ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यहां जब जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति को शांत करने के लिए एक तो मेर रेजिमेंट के सैनिकों को अजमेर बुलाया गया, और जो जोधपुर के राजा तख्त सिंह थे, जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने 2000 घुड़सवारों को कौशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व के अंदर यहां पर इस क्रांति को शांत करने के लिए भेजा गया था। तो लिख सकते हैं यहां शांति स्थापना हेतु मेर रेजिमेंट को बुलाया गया तथा जोधपुर शासक तख्त सिंह ने कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में के नेतृत्व में 2000 घुड़सवार व पैदल सेना, 2000 घुड़सवार व पैदल सेना, पैदल सेना अजमेर भेजे, अजमेर भेजी। बस ये इतनी बात इसमें ध्यान रख लेंगे, बाई चांस कोई प्रश्न बनता है यहां से तो। उसके बाद में एक यूरोप अपने गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता है डिसा। डिसा गुजरात के अंदर स्थान है, राजस्थान की बॉर्डर के पास नहीं है। डिसा से यूरोपियन सेना को अजमेर बुलाया गया, अजमेर बुलाया गया। तो कई बार क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अजमेर के अंदर शांति स्थापना करने के लिए यूरोपियन जो बटालियन है, यूरोपियन जो सैनिक है वो कहां से आए? गुजरात के डिसा से। ये बात थोड़ी सी हम यहां पर ध्यान में रख सकते हैं, इसलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया।